हेलो दोस्तों, मैं विभा परमार आपका मिशन सक्सेस कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैंने जैसे कि कल रासायनिक शास्त्र में कुछ खोजकर्ताओं के बारे में बताया था, ऐसे में छोटी छोटी वीडियो में आपको जो भी खोज करता है, जिन्होंने क्या क्या खोजें की है, वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में पढ़ा दूंगी। लेकिन आज से अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन जीव विज्ञान बायोलॉजी के अंदर इन तंत्रों के बारे में देखेंगे कि अपन कौन कौन से तंत्रों से। सबसे पहले बात आती है कि मानव शरीर जो बना होता है तंत्रों से मिलकर बना होता है, और मानव शरीर के अंदर ये इतने सारे तंत्र पाए जाते हैं। सबसे पहला तंत्र आता है परिसंचरण तंत्र। इसको अपन पूरा पढ़ेंगे कि परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत क्या होता है, किस किस चीजों से मिलकर बना होता है। दूसरा आता है पाचन तंत्र, जिसमें पाचन की क्रियाएं कैसे होती है, कैसे मिलकर बना होता है, उसके बारे में अपन पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद आता है श्वसन तंत्र, जिसमें अपन सांस लेते हैं, उसको श्वसन तंत्र कहा जाता है। उसकी सारी क्रियाएं को अपन पढ़ेंगे कि कैसे श्वसन तंत्र कार्य करता है। ऐसे ही उत्सर्जन तंत्र, जैसे अपन सारे पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं तो उनमें कैसे उत्सर्जन होता है, पूरी प्रक्रिया को अपन उत्सर्जन तंत्र में देखेंगे। ऐसे ही तंत्रिका तंत्र, ये जुड़ा होता है मस्तिष्क से। अपना मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है, उन सब चीजों को अपन तंत्रिका तंत्र के अंदर पढ़ेंगे। कंकाल तंत्र, जो भी अपना शरीर बना हुआ है, हड्डियों से मिलकर बना है, उन सब के बारे में अपन जानेंगे कंकाल तंत्र के अंदर। अंतःस्रावी तंत्र, इसके अंदर जो भी होते हैं वो सब अंतःस्रावी तंत्र के अंदर पढ़ेंगे। अगला आता है प्रजनन तंत्र, जिसमें प्रजनन की क्रियाएं कैसे होती है, क्या होता है प्रजनन तंत्र के अंदर, वो सब अपन प्रजनन के अंदर पढ़ेंगे। ऐसे अगला आता है पेशी तंत्र, जो अपनी पेशियां होती है वो किस प्रकार से कार्य करती है, सारा अपन पेशी के अंदर देखेंगे। सबसे पहली बात आती है मानव की, कि मानव का जो निर्माण है, मानव बना कैसे। मानव के बारे में सबसे पहले समझना, मादा या जिसको फीमेल कहा जाता है, नर जिसको मेल कहा जाता है। इंसान का जो जन्म होता है उसमें सबसे पहली क्रिया होती है कि मादा से तो मिलता है अंडाणु और नर से मिलता है शुक्राणु। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक निषेचन की क्रिया होती है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है, और निषेचन की क्रिया के द्वारा एक युग्मनज बनता है, जिसको इंग्लिश में जायगोट कहा जाता है। जब अंडाणु और शुक्राणु निषेचन की क्रिया के द्वारा मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण करते हैं, और युग्मनज जिसको जायगोट कहा जाता है। और सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर की सबसे पहली कोशिका कौन सी है। ये जो युग्मनज है ये एक सेल है, सेल मतलब कोशिका है। सबसे पहली मानव शरीर के अंदर कोशिका बनती है युग्मनज। इसलिए पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे पहली या सबसे प्रथम कोशिका कौन सी होती है, तो जायगोट होती है, या इसी को युग्मनज कहा जाता है। जब ये कोशिकाएं समूह बनाती है, सेल जब समूह बनाती है तो इस समूहों से उत्तकों का निर्माण होता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टिश्यूज। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर समूह बना लेती है तो उसको कहा जाता है उत्तक। और जब बहुत सारे उत्तक समूह बनाते हैं तो उनसे मिलकर बनता है अंग, है ना। जब सब कोशिकाएं समूह बनाती है तो उत्तक बनता है, और जब उत्तक समूह बनाते हैं तो अंग बनता है, और जब अंग के समूह बनते हैं तब एक तंत्र का निर्माण होता है। जब बहुत सारे अंग मिल जाते हैं तो एक तंत्र का निर्माण होता है, और जब बहुत सारे तंत्र मिल जाते हैं तो मानव का शरीर बन जाता है। तो सबसे पहली बात समझ में है कि मानव जो है उसका निर्माण कैसे हुआ। मादा से अंडाणु मिलता है, नर से शुक्राणु मिलता है। जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है, और ये जाइगोट सबसे पहली कोशिका है। एक कोशिका है जो क्या है, प्रथम कोशिका है मानव शरीर की। इन सब कोशिका जब समूह बनाती है तो उत्तक का निर्माण होता है। उत्तक जब समूह बनाते हैं तो अंग का निर्माण होता है, और अंग जब समूह बनाते हैं तो तंत्रों का निर्माण होता है, और जब तंत्र समूह बनाते हैं तो शरीर का निर्माण होता है। ऐसे ही अपने शरीर के अंदर ये इतने सारे तंत्र पाए जाते हैं, और जब ये तंत्र आपस में जुड़ जाते हैं
तो किसका निर्माण हो जाता है? शरीर का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही अपन सबसे पहला तंत्र पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो आइए अपन परिसंचरण तंत्र के बारे में समझते हैं। तो आइए देखिए परिसंचरण तंत्र के बारे में, जिसको इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। इसकी परिभाषा को समझना सबसे पहले कि मानव कशेरुकी प्राणियों के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, विटामिन, वसी अम्ल, गैस एवं उत्सर्जित पदार्थों के परिवहन हेतु एक सुविकसित अंग पाया जाता है या सुविकसित अंग समूह पाया जाता है, जिसको परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। इसमें सबसे पहली बात आती है कि ये कशेरुकी क्या है ना। सबसे पहली बात आती है कि ये जो कशेरुकी वर्ड आया है, ये कशेरुकी क्या है। कशेरुकी वो जीव जंतु होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ना। जो अपने पीछे रीढ़ की हड्डी होती है वो उपस्थित होती है, उन जीवों को क्या कहा जाता है? कशेरुकी कहा जाता है। और जिनके अंदर ये रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उनको कहा जाता है अकशेरुकी प्राणी। तो जितने भी कशेरुकी प्राणी है उनके अंदर कौन सा तंत्र पाया जाता है? परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। लेकिन अगर अपवाद देखें तो अपवाद स्वरूप कुछ अकशेरुकियों में भी परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे मेन वर्ड आया है कशेरुकी प्राणी, मतलब जितने भी कशेरुकी होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन सभी के अंदर कौन सा तंत्र पाया जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। इसका सबसे मेन आते हैं इसके कार्य, कि जो कार्य क्या करता है परिसंचरण तंत्र, कार्य क्या करता है। सबसे मेन जो मैंने अभी बताया है कि जो भी पोषक पदार्थ है, अब सबसे पहले कार्य होता है इसका पोषक पदार्थों का परिवहन करना। दूसरा होता है जो नाइट्रोजन है अपने शरीर में, नाइट्रोजन जो यूरिक अम्ल ये जो होते हैं इनका परिवहन करना। हार्मोन्स जो होते हैं अपने शरीर में उनका परिवहन करने का कार्य भी कौन करता है? परिसंचरण तंत्र करता है। अपने शरीर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य भी इसी परिसंचरण तंत्र का होता है। ऑक्सीजन जो परिसंचरण तंत्र होता है वो फेफड़े से, जो अपने शरीर में फेफड़े पाए जाते हैं, फेफड़ों से ऑक्सीजन को उत्तक और जो कोशिकाएं होती हैं उन तक पहुंचाने का कार्य करता है कौन? परिसंचरण तंत्र करता है। जो ऑक्सीजन को है फेफड़े से कहाँ तक ले जाता है? उत्तकों और कोशिकाओं तक ले जाने का कार्य किसका होता है? परिसंचरण तंत्र का होता है। जो भी पोषक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, विटामिन, वसी अम्ल इन सबको अपने शरीर में घुमाने का कार्य किसका होता है? परिसंचरण तंत्र का। जो भी अपन खाते हैं उन सबको अपने शरीर में घुमाने का कार्य, परिवहन करने का कार्य किसका होता है? परिसंचरण तंत्र का होता है। तो दो प्रकार से परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सुनना, परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। एक तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। खुला ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है समझना, जिसमें जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है वो खुले में बहता है। और इधर समझना कि जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है वो नलिकाओं में बहता है। खुले में बहना मतलब उसमें कोई नलिकाएं उपस्थित नहीं होती है, वो ऐसे ही ओपनली बहता है। और नलिकाएं मतलब उसके अंदर नलिकाएं होती है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? बंद या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। नलिकाएं मतलब अपने शरीर के अंदर होती है धमनी और शिराएं। धमनी और शिराएं जो अपने शरीर में उपस्थित होती है ये नलिकाओं के रूप में होती है। और अपने शरीर के अंदर जो भी रक्त बहता है वो नलिकाओं के रूप में बहता है। और अपने शरीर के अंदर दो प्रकार की नलिकाएं होती है, एक धमनी होती है और एक शिराएं होती है। और इसके उदाहरण देखना, इसमें जो दो संघ आते हैं, एक तो आता है आर्थ्रोपोडा, एक तो आर्थ्रोपोडा संघ और एक और आता है मोलस्का संघ। पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो सबसे बड़ा संघ है यहाँ पर आर्थ्रोपोडा। और दूसरे नंबर पर जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है मोलस्का।
इस आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जीव आते हैं। एक तो आता है कीट, कान खजूरा, बिच्छू, मच्छर और जितने भी छोटे छोटे कीट होते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, इस आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत आते हैं सीप, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को ऑक्टोपस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 8 भुजाएं होती है, इसीलिए इसको ऑक्टोपस कहा जाता है। और इसका एक और नाम है बेताल मछली। पूछा जाता है कि बेताल मछली किसको कहा जाता है या बेताल मछली किसका नाम है, तो ऑक्टोपस का नाम है। ये एक प्रकार की मछली नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एक अन्य नाम, जैसे उपनाम होते हैं ना, उसी तरीके से इसका उपनाम है जिसको क्या कहा जाता है, बेताल मछली कहा जाता है। ये पूरी बात समझ में आई कि जो परिसंचरण तंत्र है 2 प्रकार का होता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र, एक बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र जैसे रुधिर कैसे बहता है, खुले में बहता है, और बंद परिसंचरण तंत्र जैसे रुधिर नलिकाओं में बहता है। अपने शरीर में धमनी और शिराएं होती है जिसमें अपना रुधिर क्या होता है, बहता है। और खुला परिसंचरण तंत्र किन किन में पाया जाता है, तो आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों में, एक मोलस्का संघ के जीवों में। इसके उदाहरण है कीट, कान खजूरा, बिच्छू, मच्छर, झींगा, ये सब इसके क्या है, उदाहरण है। ऐसे ही मोलस्का के अंदर आते हैं सीप, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को बेताल मछली कहा जाता है। इनके अंदर कौन सा रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो खुला पाया जाता है। इनमें क्या होता है कि अगर इनको एक जगह कहीं कट लग जाता है तो इनका शरीर का जो भी खून है, क्योंकि ओपनली बह रहा है, तो इनका शरीर बहुत तेजी से, इनका जो खून होता है वो बहुत तेजी से बहने लग जाता है। तो ये एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इनमें ओपनली अपना ब्लड पूरी तरीके से बह जाता है। लेकिन अगर अपने बंद सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो अगर कहीं पे एक जगह कट लगता है तो इतनी जल्दी से वो ब्लड बह नहीं पाता है और थोड़ी सी देर में उसमें रक्त का थक्का बन जाता है। तो ये बातें आपको समझ में आई, तो इसमें आगे सुनना। अब अपन आते हैं मानवों के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि मानव के अंदर जो भी परिसंचरण तंत्र है वो कैसा होता है। तो बात करते हैं अपन मानव के परिसंचरण तंत्र की। मानव का परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको कहा जाता है। सबसे पहली बात आती है कि मानव एक स्तनधारी जंतु है। मानव स्तनधारी जंतु है। स्तनधारी जंतु के अंदर हाथी ये सब भी आते हैं। तो अगर पूछा जाए कि मानव कौन सा जंतु है, तो एक स्तनधारी जंतु है। और मानव का जो परिसंचरण तंत्र है ये भी 2 भागों में बटा हुआ है ना। देखना, पहला होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र और अगला होता है लसिका परिसंचरण तंत्र। अपन को पूरा पढ़ना है। सबसे पहले अपन पूरा देखेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र को जो मानव के अंदर उपस्थित होता है, और एक और अगला देखेंगे अपन लसिका परिसंचरण तंत्र, ये भी जो मानव में होता है। ये मानव का परिसंचरण तंत्र 2 भागों में बटा हुआ होता है, एक तो रुधिर परिसंचरण तंत्र और एक और लसिका परिसंचरण तंत्र। तो अब देखते हैं अपन पूरा रुधिर परिसंचरण तंत्र को अपन पूरा पढ़ेंगे, कैसे क्या क्या होता है इसमें। अब यहीं से अपना जो टॉपिक है वो मेनली तरीके से पूरा स्टार्ट हो जाता है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन रुधिर परिसंचरण तंत्र की। रुधिर परिसंचरण तंत्र जिसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। सबसे पहली बात इसमें आती है कि इसकी खोज किसने की थी। सबसे पहली बात आती है, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, इन्होंने सन 1628 में इस तंत्र की खोज की थी।
है ना। सबसे पहले इसके खोजकर्ता कौन माने जाते हैं? विलियम हार्वे, जिन्होंने 1628 में इस तंत्र की खोज की थी। और ये जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है, इसके अध्ययन को कहा जाता है एंजियोलॉजी। इसके अध्ययन को कहा जाता है एंजियोलॉजी। और जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है, इसकी खोजकर्ता किसको कहा गया है? विलियम हार्वे को कहा गया है। और इसके अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा गया है। तो इसीलिए एंजियोलॉजी के पिता भी विलियम हार्वे को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की है और इसी के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है। और अगर वर्ड वहाँ पे ये आ जाता है कि एंजियोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है, तो विलियम हार्वे को कहा जाता है। और यह पूछ ले कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो वो भी किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। अब जो अपना रुधिर परिसंचरण तंत्र है, ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। इसके अंदर 3 भाग होते हैं मेनली, जो अपन पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। पहला आता है इसमें रक्त, जिसको रुधिर कहा जाता है। एक आता है हृदय, जिसको हार्ट कहा जाता है। एक और होता है रुधिर वाहिनियां, है ना। अपना जो अपना रुधिर परिसंचरण तंत्र है, वो 3 भागों में बटा हुआ होता है ना। पहला तो आता है रक्त, अगला आता है रुधिर, और रक्त को ही रुधिर कहा जाता है। और दूसरा आता है हृदय, तीसरा आता है रुधिर वाहिनियां। रुधिर वाहिनियों के अंतर्गत आती है धमनी और शिरा, है ना। जो मैंने अभी बताया था कि धमनी और शिरा में अपना रक्त बहता है, ऐसे ये क्या कहलाती है? रुधिर वाहिनियां कहलाती है। ऐसे ही अपन इस पूरे हृदय के बारे में पढ़ेंगे और पूरा जो रक्त है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आपको ये समझ में आया कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे। कब की थी? 1628 में की थी। अध्ययन मतलब रुधिर परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंजियोलॉजी कहा जाता है। एंजियोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है? तो विलियम हार्वे को कहा जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो रक्त, जिसको ब्लड कहा जाता है, हृदय जिसको हार्ट कहा जाता है, रुधिर वाहिनियां जिसको ब्लड वेसल्स कहा जाता है। ये जो रुधिर वाहिनियां 2 प्रकार की होती है, धमनी होती है और शिराएं होती है। हृदय में अपना जो ब्लड होता है वो पंप होता है, और पंप होने के बाद जो अपने पूरे शरीर में घुमाने का कार्य भी कौन करता है? ये ही करता है, क्योंकि इसमें एक ऐसा प्रेशर लगता है जो क्या करता है? अपना पूरे शरीर में ब्लड को फैलाने का कार्य करता है। ये नलिकाएं होती है ना। और ये जो हृदय होता है, इसको अपने शरीर का इंजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंजन के रूप में कार्य करता है ना। तो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले इन तीनों भागों को अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रक्त के बारे में। तो पूरे रक्त को अपन समझेंगे अच्छे से, पूरे डिटेल से कि रक्त या ब्लड क्या होता है। रुधिर, इसको रुधिर भी कहा जाता है, रक्त भी कहा जाता है, ब्लड भी कहा जाता है। और जो नॉर्मल भाषा में इसको क्या कहा जाता है? खून। इसको समझ में नहीं आता है कि नॉर्मल भाषा में इसको क्या कहते हैं? खून कहते हैं। सबसे पहली बात इसमें आती है कि जो रक्त है ये क्या है। अगर पूछा जाए कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है। अब इसके बारे में समझना कि ये क्या है। उत्तक के बारे में मैंने बताया था कि जो उत्तक है वो किससे मिलकर बने होते हैं? किसके समूह से मिलकर बने होते हैं? तो सेल मतलब कोशिका के समूह से मिलकर कौन बने होते हैं? उत्तक बने होते हैं। तरल में 2 प्रकार अपन देखेंगे, एक तो द्रव और एक गैस। जैसे अपना ब्लड होता है, उसमें तरल, तो एक जो अपना ब्लड है वो एक तरल के रूप में या एक द्रव के रूप में पाया जाता है। और उसी ब्लड के अंदर क्या क्या गैसें भी मिली हुई होती है, जैसे O2, CO2। इसीलिए अपने जो तरल है इसमें अपन 2 चीजों को मानेंगे, एक तो द्रव और एक गैस, है ना। और संयोजक मतलब कनेक्ट करने का काम करता है ये तरल। इसको कनेक्ट करने का काम करता है किससे? कोशिकाओं से। ये जो रुधिर है अपनी कोशिकाओं में कनेक्ट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो सबसे पहले अगर पूछा जाता है कि
रुधिर क्या है या रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। पहली बात आती है इसमें कि जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त उपस्थित होता है। नॉर्मली जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, और ये उसके भार का, जो भी व्यक्ति है उसके भार का 7 से 8% होता है। जो भी उसका भार होता है उसका 7 से 8% क्या होता है, उसमें रक्त उपस्थित होता है। और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त की मात्रा कम पाई जाती है। मतलब पुरुषों से कम रक्त पाया जाता है कि इसमें स्त्रियों में पाया जाता है। तो ये बात समझ में आई कि जो रुधिर है वो क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है जो क्या करता है, तरल कनेक्ट करता है किससे, ऊतकों से या कोशिकाओं से उसको कनेक्ट करता है। ऐसे ही जो स्वस्थ मनुष्य में जो रक्त पाया जाता है वो 5 से 6 लीटर होता है, और उसके कुल भार का कितना होता है, 7 से 8% होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त की मात्रा क्या होती है, कम पाई जाती है। ये लिखिए। तो आगे और देखना इसमें तीसरा पॉइंट है ना। सबसे पहली बात आती है रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अब पीएच मान क्या होते हैं इसको समझने के लिए देखना कि एक स्केल होती है, उसमें ये 14 तक नंबर पाए जाते हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, और बीच में होता है 7। जो इधर इधर तक के जो नंबर होते हैं जिसमें भी अगर किसी का पीएच मान अगर इधर इधर आता है 1, 2, 3 या 7 के बीच में, 0 से लेकर 7 के बीच में अगर किसी का नंबर आता है तो वो होते हैं अम्लीय पदार्थ। और अगर 7 से इधर 14 के इधर तक आता है तो वो होते हैं क्षारीय पदार्थ, या उनका जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है ना। तो ये जो भी इधर इधर आते हैं ये सब क्षारीय, और इधर इधर जो आते हैं वो सब अम्लीय। और जिसका पीएच मान अगर 7 होता है तो वो होते हैं उदासीन। तो एक तो इसमें सबसे मेन बात कि रक्त जो है इसका पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है। और दूसरा इसमें पूछा जाता है कि रक्त की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, रक्त की प्रकृति कैसी होगी। स्केल के द्वारा अपन देख सकते हैं कि 7 से उधर जा रहा है, हल्का सा जा रहा है, इसलिए जो रक्त होता है वो हल्का क्षारीय होता है। अगर रक्त का पीएच मान अगर इधर आता तो वो क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। लेकिन रक्त का जो पीएच मान है वो क्या है, 7.4 है, इसलिए जो अब उसकी प्रकृति है वो कौन सी है, हल्की है, क्षारीय प्रकृति है। अगला पॉइंट देखना इसमें रक्त के अंदर, ये समझ में आया। इसके आगे अगला पॉइंट आता है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है ना। अपन ने वहां देखा था कि रुधिर परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एंजियोलॉजी कहा जाता है। ऐसे ही जो रक्त है इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी कहा जाता है। और रक्त एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। अब ये कोलाइडी विलयन के बारे में समझना कि कोलाइडी विलयन क्या होता है। कोलाइडी विलयन एक ऐसा विलयन जिसके कणों का आकार, जो भी कण होते हैं जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में या मध्य में पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, कोलाइडी विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य में होता है उसको क्या कहा जाता है, कोलाइडी विलयन कहा जाता है। इसी में आगे देखना जो रुधिर का रंग, इसका रंग होता है लाल। ये सबको ही पता है कि इसका रंग क्या होता है, लाल। लेकिन ये पूछा जाता है कि जो रक्त का लाल रंग है वो किसके द्वारा होता है, तो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में लिखा जाता है HB। जैसे अपन किसी के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है
तो जांच करवाने के लिए जाते हैं और जो उसकी जांच की कॉपी या कुछ मिलता है फॉर्म, तो उसमें लिखा होता है एच बी, इस मनुष्य के अंदर एच बी की मात्रा इतनी है। तो एच बी मतलब क्या, उसका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो क्या करता है, इसको रंग देने का कार्य करता है। और पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है। ये क्या करता है, इसको रंग देता है लाल कलर का, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, श्वसन वर्णक कहा जाता है। हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक कहा जाता है। इसलिए याद रखना कि हमारे शरीर में श्वसन वर्णक किसको कहा जाता है, तो हीमोग्लोबिन को कहा जाता है, क्योंकि ये रक्त को क्या करता है, लाल रंग देने का कार्य करता है। लेकिन इसका खुद का रंग बैंगनी होता है। इसका खुद का रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। और आगे सुनना कि जो रक्त है, इस रक्त के अंदर आयरन उपस्थित होता है, है ना। रक्त के अंदर आयरन धातु उपस्थित होती है, जिसको लिखा जाता है Fe से, है ना। तो ये पूरी बात अपन को रक्त के बारे में समझ में आई। सबसे मेन तरल संयोजी ऊतक है ना। इसमें एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त उपस्थित होता है, जो उसके भार का कितना होता है, 7 से 8% होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में जो रक्त है उसकी मात्रा क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। रुधिर का पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, हल्की क्षारीय होती है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है, और कोलाइडी विलयन को क्या कहते हैं, ऐसा विलयन जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की मध्य में होता है, उसको क्या कहा जाता है, कोलाइडी विलयन कहा जाता है। रक्त का अगर रंग पूछे तो रंग क्या होता है, लाल होता है। और लाल किसके द्वारा होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक कहा जाता है। और हीमोग्लोबिन का खुद का रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। और रक्त के अंदर कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो आयरन उपस्थित होता है। ये बातें आपको समझ में आई। इसमें अपन आगे चलते हैं। अपने शरीर के अंदर अगर अपन हाथों को देखें तो अपन को नसें दिखाई देती है ना। तो उनके बारे में समझना। जैसे पहले तो अपन देखते हैं कि जो रुधिर है, जो रक्त है, वो 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है अपने शरीर में शुद्ध रक्त, और एक होता है अपने शरीर में अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है, O2 जिसको कहा जाता है, और जिसके अंदर O2 घुली हुई नहीं होती है, उसको अशुद्ध रक्त कहा जाता है। तो इस जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली होती है उसको कहा जाता है ऑक्सीजनित रक्त। जिस रक्त के अंदर ऑक्सीजन घुली होती है उसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीजनित रक्त। और जिसके अंदर O2 घुली हुई नहीं होती है, O2 नहीं होगी तो इसके अंदर कौन होगी, CO2। तो जिसके अंदर CO2 घुली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कहा जाता है डीऑक्सीजनित रक्त। इसको क्या कहा जाता है, डीऑक्सीजनित रक्त कहा जाता है। और इस अशुद्ध रक्त में ये कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, इसलिए इसका रंग होता है गहरा काला। जो अपने हाथों में अपन को नसें दिखाई देती है वो अपन को दिखती है, थोड़ी हाईलाइट होती है इसमें। तो उसमें कौन सा रक्त बह रहा है, उसके अंदर अशुद्ध रक्त बह रहा है, जो अपन को दिखाई देता है। और ये जो शुद्ध रक्त है जिसमें ऑक्सीजन घुली होती है, जिसको ऑक्सीजनित रक्त कहते हैं, इसका रंग होता है लाल, जो मेन रक्त का रंग होता है। तो अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त को अपन पहचान सकते हैं, क्योंकि शुद्ध रक्त कैसा होता है, लाल होता है। अशुद्ध रक्त कैसा होता है, काला होता है। काला या नीला भी हो सकता है ना। तो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त के बारे में समझ में आया कि जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है वो ऑक्सीजनित रक्त जो शुद्ध होता है, और अशुद्ध जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है लेकिन कौन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसको क्या कहा जाता है, डीऑक्सीजनित रक्त। इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। उसका कैसा होता है, गहरा काला और नीला होता है। तो ये समझ में आया। आगे देखना, रक्त के ही बारे में अपन सारी बातें पढ़ रहे हैं, और रक्त को ही अपन पूरा खत्म करेंगे। उसके बाद अपन चलेंगे हृदय पर, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं
रक्त के घटक, रक्त के घटक, रक्त के दो प्रकार के घटक उपस्थित होते हैं, है ना। पहला तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं। अपन को इन सबको पढ़ना है, छोटी छोटी बातों को समझना है कि ये क्या होता है। पहला तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाओं के अंतर्गत आती है, एक तो आती है आरबीसी, एक आती है डब्ल्यूबीसी और तीसरी आती है प्लेटलेट्स, है ना। और प्लाज्मा जो रक्त है दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो कौन प्लाज्मा और एक और कौन रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाओं के अंतर्गत अपन क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे आरबीसी, एक पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी और तीसरा पढ़ेंगे अपन प्लेटलेट। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन प्लाज्मा की। प्लाज्मा ये रक्त का 55% भाग, कुल 55% भाग कौन उपस्थित होता है, प्लाज्मा उपस्थित होता है। किसमें, इस रक्त में 55% भाग किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। और प्लाज्मा का जो रंग पूछा जाता है, इसका रंग होता है हल्का पीला, है ना। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। इसमें 90% जल उपस्थित होता है ना। इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर 90% जल उपस्थित होता है और अन्य 10% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, है ना। प्लाज्मा जो रक्त का 55% पाया जाता है और इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला। इस प्लाज्मा के अंदर 90% जल पाया जाता है और 10% में कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और प्रतिरक्षी पदार्थ पाए जाते हैं, है ना। तो 10% भाग में क्या क्या चीजें पाई जाती है, एक तो कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और प्रतिरक्षी पदार्थ पाए जाते हैं। अब जो प्लाज्मा है इसके अंतर्गत प्रोटीन्स आती है ना। इसके अंदर 3 प्रोटीन देखी जाती है। पहली देखना एल्ब्यूमिन, है ना। एल्ब्यूमिन के बारे में समझना, सबसे पहली बात इसमें समझना कि इसका निर्माण यकृत में होता है। ये पूछा जाता है कि जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है इसका निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। और ये रक्त में पाए जाने वाली सबसे ज्यादा अगर मात्रा किसी प्रोटीन की पाई जाती है रक्त में, तो वो किसकी पाई जाती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन की पाई जाती है। और इसका कार्य होता है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने का कार्य कौन करती है, ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन करती है, जो काय में उपस्थित होती है, प्लाज्मा में उपस्थित होती है। दूसरी प्रोटीन देखना प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। और इसी में एक और है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। एक तो इसके अंतर्गत प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और एक और है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। इसमें से ये दोनों का कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना, थक्का जमाने का कार्य यहाँ लिख देती हूँ। इन दोनों का कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। अगर अपन को चोट लग जाती है और जल्दी से अपना थोड़ी सी देर में अपना जो खून है, वो जो रक्त है वो क्या होता है, रुक जाता है, तो वो किसके द्वारा होता है, ये जो दोनों प्रोटीन है क्या करती है, रक्त का थक्का जमा देती है, जिसके द्वारा जो अपना ब्लड होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है। ऐसे ही इसमें जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है इसका निर्माण होता है यकृत में, इसका निर्माण होता है यकृत में। अपन ने 2 प्रोटीन देखी, एक तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जिसका निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। और ये रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है ना। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, एल्ब्यूमिन है। इसका क्या कार्य क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य किसका होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का होता है। दूसरे पे अपन ने देखी प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, जो क्या काम करती है, रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है।
और इसमें जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है इसका निर्माण होता है यकृत में। ऐसे एक और तीसरी आती है ग्लोब्यूमिन प्रोटीन। ग्लोब्यूमिन प्रोटीन इसका कार्य होता है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का कार्य होता है ग्लोब्यूमिन प्रोटीन का। तो पर आपको प्लाज्मा समझ में आया। सबसे मेन बात कि प्लाज्मा रक्त का कितना % होता है, 55% भाग पाया जाता है। इसका जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है और ये इसके अंदर जल की मात्रा 90% होती है। 10% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं और प्रतिरक्षी पदार्थ उपस्थित होते हैं। इसी के अंदर प्रोटीन से पाई जाती है। सबसे पहली प्रोटीन है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जिसका निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। जैसे रक्त में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पूछी जाती है कि रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, तो वो है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। इसका कार्य क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य होता है। दूसरे पे आती है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। ये दोनों का कार्य होता है रक्त का थक्का जमाने का। और इसमें से ये जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है इसका निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। यकृत को ही लीवर कहा जाता है, जिगरा कहा जाता है। और तीसरी आती है ग्लोब्यूमिन प्रोटीन, जो क्या करती है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का कार्य करती है। इसमें थोड़ी सी बात और देख लेना। एक क्वेश्चन आता है कि सीरम किसको कहा जाता है। अभी अपन ने पढ़ा है कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये प्रोटीन है ना। एल्ब्यूमिन भी प्रोटीन है और ग्लोबिन भी क्या है, प्रोटीन है। एक क्वेश्चन आता है रुधिर सीरम। रुधिर सीरम के बारे में पूछा जाता है कि सीरम किसको कहा जाता है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को निकाल दिया जाता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है। किसमें से निकाल रहे हैं, प्लाज्मा में से प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल देते हैं, तो जो बचा हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है, रुधिर सीरम कहलाता है। तो आपको आज की ये क्लास समझ में आई है। जो भी मैंने आज अच्छे से समझाया है वो अच्छे से समझ में आई तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का जो भी होगा हम कल पढ़ेंगे, आगे से पूरा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।